हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो चीज़ सिखाने वाला हूँ उस चीज़ का नाम है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, इन सारे सवालों का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो बैलेंस शीट में दो चीज़ होती है, एक होता है लायबिलिटीज और दूसरा होता है असेट्स। तो लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आती है बिजनेस की, और असेट्स में बिजनेस की कौन कौन सी चीज़ें आती है, उसको इन डेप्थ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले ये सवाल हम लोग यहाँ पे सोचने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट हम लोग को क्यों बनाना पड़ता है। तो बैलेंस तो बैलेंस शीट बनाने का यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है। तो बैलेंस शीट बनाने का पर्पस ये रहता है कि मेरे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन, मेरे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कल को अगर आपको कोई पूछेगा चलो बताओ कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट क्यों बनाना पड़ता है, तो आप लोग इसका जवाब इस तरह दे सकते हो कि मेरे बिजनेस में जो बैलेंस शीट स्टेटमेंट क्या शो करता है, वो मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो स्ट्रांग और वीक कैसे पता चलेगा, तो आप लोग ऐसा समझो कि अगर बिजनेस के अंदर अगर आपके एसेट्स का वैल्यू ज्यादा है और लायबिलिटीज का वैल्यू अगर कम है, मतलब आपके पास असेट ज्यादा है और लायबिलिटीज का वैल्यू अगर कम है, तो आप लोग ऐसी सिनारियो में समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ज्यादा स्ट्रांग। वीक कब होगा, इसका उल्टा, अगर लायबिलिटीज का वैल्यू ज्यादा है और एसेट्स का वैल्यू आपने बड़ा चढ़ा के बता के रखा है, मतलब रियलिटी में इसका वैल्यू कुछ और है। So, रियलिटी में इसका वैल्यू कुछ और है लेकिन आपने इसको बड़ा चढ़ा के बता दिया, और लायबिलिटीज क्या वैल्यू आपका ज्यादा शो हो रहा है, तो ऐसी सिनारे में आप लोग बोल सकते हैं कि आपकी बैलेंस शीट का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक है। मतलब अगर असेट्स का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए बट इन रियल ज्यादा बड़ा चढ़ा के आपको दिखाना नहीं, मतलब असेट्स का वैल्यू अगर ज्यादा है और लायबिलिटीज का वैल्यू अगर कम है, वो भी इन रियल ज्यादा, मतलब आपने इसके अंदर छेड़खानी नहीं की हो, तो उस वाले केस में आप लोग बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग। इसी का रिवर्स कर देना तो समझ जाना कि वीक है। ठीक है, तो इसमें दो चीज होती है, एक होता है लायबिलिटीज, दूसरा होता है असेट्स। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में क्या शो होता है कि बिजनेस करने के लिए या फिर बिजनेस के अंदर मैंने किन किन लोगों से पैसा उधार पे लिया, जिन लोगों से पैसा अगर मैंने उधार पे लिया रहेगा उनका सारा का सारा हिसाब किताब लायबिलिटी साइड में है। और बिजनेस के अंदर मेरी खुद की चीज कौन कौन सी है, मतलब इसमें तीन चीज आप लोग याद रखो असेट्स के केस में। लायबिलिटीज में आपको एक ही चीज याद रखना है कि बिजनेस के अंदर मैंने कर्जा जो जो लिया रहेगा वो लाइबिलिटीज के सिनारियो में आएगा। लेकिन असेट्स के केस में आपको तीन तरीके से माइंडसेट करना है। तो पहला, चलो एक काम करते हैं, पहले लाइबिलिटीज आपको बता देता हूँ, फिर बाद में जब असेट्स का टर्म आएगा तब आपको असेट्स के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटीज के बारे में समझते हैं। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बिजनेस करने के लिए मैंने मार्केट में से पैसा उधार लिया, तो उसका पैसा मुझे आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जो गागा होता है ना, वो लाला होता है। लाला का मतलब होता है लाइबिलिटीज होता है, मतलब आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो उसका पैसा आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा है वो क्या है, लाला है। लाला मतलब लाइबिलिटीज होता है। तो सबसे पहले मैंने कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल को समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसको बाद में देखते हैं, तो पहले बाकी चीजें समझते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे बैंक लोन। बैंक लोन, तो बिजनेस करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया है, तो वो पैसा मुझे आज नहीं तो कल रिटर्न करना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है, लाला होता है, इसलिए वो लाइबिलिटीज में आता है। मतलब बिजनेस करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया, 20 लाख रुपए का लोन लिया, 30 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक वाला तो मेरा रिश्तेदार नहीं जो मेरे को फ्री में दे देगा, सॉरी रिश्तेदार भी फ्री में नहीं देते, कुछ तो कुछ इंटरेस्ट मांगते हैं या फिर एक मोहलत देनी पड़ती है। तो उसी तरह बाहर घर वाले से लेने से अच्छा पैसा कि आप बैंक से ले लो, वो ज्यादा बेटर है। तो समझो कि अगर मैंने बैंक वाले से पैसा लिया है तो बैंक वाले को मुझे पैसा आने तो कल रिटर्न करना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है, लाला होता है, इसलिए वो लाइबिलिटीज में आएगा। फिर है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब होता है कि मुझे कोई बिल का पैसा पे करना है, मतलब किसी ने मेरे पे बिल बनाया और उस बिल का मुझे पैसा पे करना, और मैंने उसको प्रॉमिस किया कि भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं आपका पैसा मैं आपका पैसा 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो जिस जिस केस में आपने अगर ऐसा वादा किया है तो वो पैसा भी आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है, लाला होता है, इसलिए वो लाइबिलिटीज में आता है। इसलिए बिल्स पेबल भी कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। फिर मैंने तीसरी चीज यहाँ पे लिखी है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आप जमा पैसे से भी ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में से। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझो कि फॉर एग्जांपल कि ये एक बिजनेसमैन
और बिजनेसमैन क्या करता है, बैंक में अकाउंट ओपन करता है। बट कौन सा अकाउंट ओपन करता है मालूम है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके छूने से करंट लगता है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ऐसा नहीं, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है आप जिसमें आप कितनी बार भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और कितनी बार भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। साथ ही साथ इसमें एक फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो क्या फैसिलिटी होती है, समझो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। मेरे अकाउंट में समझो 50,000 रुपये पड़ा है और अचानक मुझे समझो 80,000 रुपीज की जरूरत पड़ी। तो मुझे बैंक वाला 80,000 रुपीज दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया है, तो जब भी फीस पड़ा हो और अचानक समझो कि मुझे 80,000 रुपीज की जरूरत पड़ी, तो बैंक वाला मुझे 80,000 दे देगा। क्यों देगा मालूम है? क्योंकि मैंने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया है। तो करंट अकाउंट में ऐसा रहता है, एक फैसिलिटी रहता है कि जिसमें आप जमा पैसे से भी ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो बैंक डिसाइड करेगा कि आप कितना ज्यादा निकाल सकते हो। जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड में आपको कैसा लिमिट दिया जाता है, तो सेम यहाँ पे भी आपके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, आपका ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बैंक वाले आपको अलाउ करते हैं कि आप इतना पैसा भी निकाल सकते हो, इतना पैसा नहीं निकाल सकते। तो इस वाले केस में बताओ कि मैंने बैंक से कितना ओवर पैसा निकाला। तो यहाँ पे मैंने बैंक से ओवर 30,000 रुपीज निकाला। 30,000। तो ये जो ओवर 30,000 निकाला ना, इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब मैंने कितना पैसा उसमें से अपने बैंक अकाउंट में से ओवर विड्रॉ किया। तो जो ओवर विड्रॉ होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे? बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट। और वो पैसा आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला तो मेरा ससुर नहीं है जो मेरे को फ्री में दे देगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि कितना पैसा आपने एक्स्ट्रा निकाला, वही आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और वो पैसा आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो आपको देना पड़ेगा वो आपकी बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज। फिर चौथा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपका कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस पे करना बाकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे मेरे वर्कर की सैलरी पे करना बाकी है, या फिर मुझे मेरे ऑफिस का रेंट पे करना बाकी है, या फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बाकी है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपेंस आपके बिजनेस का आपको पे करना बाकी है, तो वो एक्सपेंस आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। ये आवाज करने नहीं बोला ना, आवाज करना तो सीधा बाहर जा। दिख रहा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी बच्चा। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ। तो आउटस्टैंडिंग मतलब आपके बिजनेस का कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस आपको पे करना बाकी है, तो वो आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। इसलिए वो कहाँ पे आ जाएगा? लाइबिलिटीज में, क्योंकि आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा होता है क्या होता है? लाला होता है। फिर उसके बाद मैंने फिफ्थ आइटम लिखा है सन्डी क्रेडिटर्स। क्या लिखा है? सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री का बेसिकली मतलब होता है वेरियस, बहुत सारा। और क्रेडिटर का मतलब होता है कि आपने बहुत सारे लोगों से सामान उधार पे खरीदा है, बहुत सारे लोगों से। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ संडे क्रेडिटर का। समझो कि छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मेरा एक शॉप है। उस शॉप पे मैं समझो कि चिप्स बेचता हूँ। उस शॉप पे समझो मैं चॉकलेट बेचता हूँ। और उस शॉप पे समझो मैं कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ। तो मैंने चिप्स वाले से 50,000 रुपीज का माल उधार पे खरीदा। चॉकलेट वाले से मैंने 1 लाख रुपए का माल उधार पे खरीदा। और कोल्ड ड्रिंक वाले से समझो मैंने 40,000 रुपीज का माल उधार पे खरीदा। तो टोटल मिला के मेरे पे क्रेडिट कितना हो जाएगा? अगर तीनों को अगर मैं ऐड करूँ, तो 1 लाख प्लस 50, 1,50,000 प्लस 40,000, तो ये हो जाएगा 1,90,000। मतलब मेरे पे ओवरऑल कर्जा कितना चढ़ गया? 1,90,000 रुपीज। तो ये जो 1,90,000 रुपीज मेरे पे कर्जा चढ़ गया ना, इसी को बोलते हैं संडे क्रेडिट। मतलब आप बिजनेस करने के लिए कितने लोगों से कहाँ कहाँ से आपने माल उधार पे खरीद के लाया, उन सबको एक साथ ऐड कर दो, तो बन जाता है संडे क्रेडिटर। तो वो पैसा भी आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है? लाला होता है, इसलिए वो लाइबिलिटीज में आता है। फिफ्थ आइटम। फिर उसके बाद मैंने सिक्स आइटम लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है, जैसे मैंने दूसरा यहाँ पे नाम लिखा प्री रिसीव्ड इनकम। मतलब आपको नेक्स्ट ईयर का, ये साल का नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर का या अगले महीने का, ऐसा समझ सकते हैं। चलो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट ईयर समझते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर का फीस, मतलब समझो कि कोई बच्चा आपके पास 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते आपसे ज्यादा इंप्रेस हो गया, तो उसने बोला कि एक काम करो सर, आप नेक्स्ट ईयर का भी फीस आप मुझसे ले लो अभी हाल। मैं आपकी क्लास को छोड़ के नहीं जाना चाहता। समझा? ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं, बट आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो 12th में है, उसने मुझे क्या किया, 13 का पैसा अभी आधा दे के रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो मेरे पे कर्जा चढ़ गया। कर्जा कैसे चढ़ा? कोई अगर आपको पैसा एडवांस में दे के रखेगा तो कर्जा कैसे चलेगा? तो लाइबिलिटीज कैसे हो सकता है? तो आप लोग ऐसा समझो
कि कोई पैसा अगर आपको एडवांस में दे के रख रहा है तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में उसके लिए काम करना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है, लाला होता है, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गया वो, कि आपको फ्यूचर में उसके लिए आपको काम करके देना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटीज हो गया। इसलिए लाइबिलिटीज हमेशा कहाँ पे आते, सॉरी, इसलिए उस आइटम को आपको लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करना है। उसी को बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब आपको किसी कस्टमर ने, किसी क्लाइंट ने, किसी स्टूडेंट ने आपको आने वाले महीने का या नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट वीक का कोई भी अगर एडवांस में पैसा अगर आपको रिसीव हो जाए तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये था सिक्स आइटम। अब आपको लास्ट आइटम बता दो, कैपिटल। अब कैपिटल में आपको ऐसा याद रखना है कि कैपिटल में जनरली आपको माइंड सेट क्या करना है कि देखो, तो एक होता है बिजनेसमैन और दूसरा होता है बिजनेस। तो ये दोनों की दोनों सेपरेट एंटिटी है, मतलब दोनों को आपको अलग अलग कंसिडर करना है। अगर जब आप लोगों को दोनों को अलग अलग कंसिडर करोगे ना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 1 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता तो उसके लिए तो कैपिटल है, बरोबर। बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितना पैसा दिया, 1 लाख रुपया दिया, तो वो बिजनेस के ऊपर कर्जा चढ़ गया, मतलब बिजनेस के ऊपर वो लायबिलिटी अराइज हो गई, मतलब बिजनेस के ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि फ्यूचर में जब मेरा बिजनेस बंद होगा ना, तो इस बिजनेसमैन को ये बिजनेस उसको 1 लाख रुपया रिटर्न करेगा। इसीलिए कैपिटल कहाँ पे आता है, लायबिलिटीज में आता है। मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गया। तो आप लोग ऐसा समझो कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से कर्जा लिया, तो जब कोई इंसान किसी से कर्जा लेते तो कहाँ पे आता है, लायबिलिटीज में। इसलिए कैपिटल हमेशा लायबिलिटीज पे। इसी में अगर बेसिक समझना है तो ड्राइंग भी माइनस किया जा सकता है, बट वो क्या स्टैंडर्ड वाइज या टॉपिक वाइज या बिजनेस वाइज आपको अलग अलग कंसिडर करना है। जैसे अगर आप लोग 11 में हो तो ड्राइंग इसमें से माइनस करते हैं, 12th होते तो इसमें नहीं आता, उसका अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो मैं आपको 11 के पर्पज के हिसाब से सिखाता हूँ, बेसिक से भी एक चीज, बाकी तो चीजों आप हर कोई भी स्टैंडर्ड में होगा तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। बट ड्राइंग के केस में आप लोग ऐसे समझो कि बिजनेस में कैपिटल, तो बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब इस 1 लाख में से वो 20,000 रुपीज विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं फॉर पर्सनल यूज। तो बिजनेस में से अगर कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस में से कुछ भी चीज अगर विड्रॉ करके लेके जा रहा है फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए टेक्निकल वर्ड क्या रहता है अकाउंट में, ड्राइंग। तो उसी को बोलते हैं ड्राइंग। तो उसमें से आपको माइनस कर देना है, क्योंकि 1 लाख था, 1 लाख में से अगर वो 20,000 रुपीज अगर निकाल के लेके जाएगा तो बचेगा कितना, 80,000, इसलिए ड्राइंग उसमें से माइनस कर। अगर आप 12 में हो तो उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल में आता है, 13 में रहेंगे तो जिस टाइप का बिजनेस रहेगा उस तरह का ट्रीटमेंट होता है। सभी करेंगे तो भी एंड में आपका बैलेंस शीट टैली होने वाला है। लेकिन बेसिकली आप लोग स्टैंडर्ड वाइज के हिसाब से माइंड सेट करना ड्राइंग वाला। बाकी तो जितना मैंने आइटम आपको बताया यहाँ पे, जितने भी थिंग्स यहाँ पे आपको बताइए, और हर स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। लायबिलिटीज का मतलब आप लोग ऐसे समझो कि बिजनेस ने कर्जा लिया है, तो जो भी कर्जा लेगा बिजनेस वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, और लॉजिक आ जाएगा बस। ठीक है, अब हम लोग जंप करते हैं असेट्स के केस में। तो असेट्स का मतलब क्या रहता है कि बिजनेस में आपकी खुद की चीज कौन कौन सी है। लेकिन असेट को समझने के लिए मैं आपको 3 माइंड सेट करा रहा हूँ, वो याद रखो। तो सबसे पहला माइंड सेट क्या है कि आपकी ओन थिंग्स जो भी रहेगी इसके अंदर वो आपके बिजनेस का असेट्स हो जाए। दूसरा, ऐसा कोई असेट्स जो आपको मनी क्रिएट करके दे या पैसा क्रिएट करके दे, वो आपका असेट्स हो जाएगा। और कहीं से अगर आपको पैसा मिलने वाला है या आपको मनी रिसीव होने वाली, तो फिर वो भी आपका असेट्स हो जाएगा। 3 चीज वापस एक बार बताऊंगा। सबसे पहला, बिजनेस में आपकी खुद की कौन कौन सी चीजें जिसके बेसिस पे आप मनी जनरेट कर सकते हो, या फिर इसको अगर ऐसा याद नहीं रखना तो छोड़ दो। सिंपल सा ऐसा याद रखो, ऐसी कोई चीज जिसके बेसिस पे आप मनी जनरेट कर सकते हो वो आपके बिजनेस का असेट्स है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब बिजनेस के अंदर लैंड भी मेरी, जमीन भी मेरी और बिल्डिंग भी मेरी है, और उस पर मैं बिजनेस करता हूँ। मतलब वो जमीन और बिल्डिंग मुझे पैसा कमा के देने वाली है, तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, इसलिए वो असेट्स के कॉलम। नेक्स्ट लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। मैं अपने बिजनेस के अंदर प्लांट को यूज करता हूँ, मशीनरी को यूज करता हूँ। तो प्लांट एंड मशीनरी का मेन काम क्या रहता है, प्रोडक्ट बनाना, फिर मार्केट में इसको जाके मैं सेल करूंगा। तो आपके मशीन ने प्रोडक्ट बनाया तभी तो जाके आप मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अगर मशीन होगा ही नहीं तो आप प्रोडक्ट को बना सकते हो क्या, नहीं।
तो मशीन भी आपको मनी जनरेट करके देने वाली, तो जो चीज मनी जनरेट करके आपको देगी वो आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स। फिर उसके बाद एक फर्नीचर, बिजनेस के अंदर जो फर्नीचर यूज किया जाता है वो भी अपना असेट्स है। कंप्यूटर भी आपको समझता रहेगा, बिना कंप्यूटर के अपना हिसाब किताब नहीं रख सकते, कंप्यूटर भी हमारे खुद का है तो वो हमारे लिए असेट्स है। मोटर कार, ट्रक, टेम्पो, वो जो भी यूज हम लोग करेंगे वो मेरे बिजनेस के लिए असेट्स है। प्रीमाइसेस का मतलब होता है एरिया, मतलब बिजनेस के आसपास का जो भी प्रीमाइसेस, जो भी एरिया है वो भी मेरा है, तो वो भी मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इक्विपमेंट। तो जिस टाइप का बिजनेस रहता है उस टाइप का इक्विपमेंट होता है। जैसे कि कोई बंदा को टू व्हीलर, जैसे कोई बंदा टू व्हीलर में, टू व्हीलर का उसका अगर गराज है, या फिर फोर व्हीलर का उसका गराज है, तो नट बोल्ट, पाना वाना जो कुछ भी यूज करते हैं ऐसे। या फिर कोई बंदा का डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो चेकअप करने के लिए जो भी सामान, ऑपरेशन करने के लिए जो कुछ भी यूज करता है उसका इक्विपमेंट है। जब तक वो चीज होगी नहीं तो वो अपना काम को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीजों को अपन क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट बोलेंगे। तो इक्विपमेंट भी उसके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे आपने गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो बिजनेस के हिसाब से, पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बिजनेस का पैसे से हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस के पैसे से अपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो फिर वो आपके बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा। फिर उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज का मतलब होता है रेंट। लीज का मतलब होता है रेंट, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है, तो लीज का मतलब होता है कि मोर देन वन ईयर, मतलब आपने 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी को भाड़े पे ले लिया, तो 15 साल तक, 20 साल तक वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की होगी। और जिस चीज के ऊपर आपका खुद का राइट हो जाता है, और जिस चीज को आप बोल सकते हो हाँ ये मेरी चीज है करके, तो वो आपके बिजनेस का क्या हो जाएगा, असेट्स होता है। मतलब आप लिंक कर सकते हो खुद की चीजों को, आप लोग असेट्स बोलो, या फिर ऐसी कोई जिसके बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हो, आप उसको भी असेट बोल सकते हो। फिर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे आपका तबेले का बिजनेस है, तो तबेले के बिजनेस में आप समझो कि आप गाय, बकरी, भैंस, गधा, घोड़ा, जो कुछ भी आप लोग पा रहे हो, और उसके बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट निकला आप मार्केट में इसको सेल कर रहे हो। तो अगर गाय, बकरी, भैंस अगर आपके पास होगी नहीं, तो आप लोग अपना बिजनेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो फिर वो भी आपके बिजनेस का असेट्स हो जाता है। मतलब ऐसी कोई चीज जिसके बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हो, उसको आप लोग क्या बोलोगे, असेट बोलोगे। तो इसी को बोलते हैं लाइव स्टॉक, मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें जान होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो पहले समझते गुडविल, तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, मतलब मार्केट में मेरा नाम है, दबदबा है, और मैं अपने नाम से पैसा कमाता हूँ, तो उसको आप लोग बोल सकते हो गुडविल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका तो एक ही एग्जाम्पल मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आईफोन। आईफोन को बनाने का खर्चा क्या होगा, 40,000 रुपया होगा, चलो। लेकिन मार्केट में वो सेल कितने में होता है, मार्केट में वो सेल होता है 80,000 रुपीज में, 1 लाख रुपीज में। मतलब जिस टाइप का, जिस जिस वेरिएशन का फोन खरीदो उसके हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा। मतलब एक फोन को बनाने का खर्चा 30 से 40 हजार होगा, लेकिन वो कंपनी 80 हजार, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया चार्ज कर रही है। किस चीज का, क्योंकि उसका नाम बन गया मार्केट। और जब एक बार मार्केट में अगर आपका नाम बन जाए ना, तो आप कचरा भी बेचोगे ना तो लोगों को सोना लगेगा। तो आप लोग उसको बोल सकते हैं गुडविल। मतलब गुडविल, मतलब ये जो मैंने लिखा गुडविल असेट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसी कोई चीज जिसके बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हो, ऐसी कोई चीज जिसके बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हो, उसको बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल भी हमारे बिजनेस का क्या होता है, असेट होता है, क्योंकि वो आपको पैसा कमा के दे रहा है। और जो चीज अगर आपको पैसा कमा के देगी वो आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। फिर उसके बाद है पेटेंट्स। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब आप लोग ऐसा समझो कि मैंने किसी चीज को डिस्कवर किया, मैंने किसी चीज को डिस्कवर किया। अब डिस्कवर का जैसे अभी मैं स्टूडेंट के एंगल के हिसाब से आपको समझाता हूँ। आप लोग समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा बहुत रिसर्च किया, बहुत मेहनत किया, और मैंने एक टैबलेट बनाया। ये टैबलेट क्या, ये टैबलेट क्या, ये इस टैबलेट की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो कि जब भी आपका एग्जाम होगा, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले खा लो, या जिस दिन एग्जाम है उस दिन खा लो, और जो कुछ भी आप लोग पढ़ोगे 10 दिन तक, 15 दिन तक आप लोग उसको भूल ही नहीं सकते। तो सोचो कि अगर ऐसा टैबलेट अगर मैं मार्केट में बना के अगर बेचूंगा, तो क्या लगता है मेरा टैबलेट धूम मचाएगा कि नहीं मचाएगा, ऑफकोर्स मचाएगा, बराबर। धूम 1, धूम 2, धूम 3, धूम 4 ऐसा मचाएगा, बराबर। तो ये इसको फिर ये असेट्स में क्यों आ रहा है, तो टैबलेट को बनाने के लिए समझो मैंने एक केमिकल फॉर्मूला इन्वेंट किया, केमिकल फॉर्मूला इन्वेंट किया या डिस्कवर किया। अब ये केमिकल फॉर्मूला समझो कि अगर किसी ने चोरी कर लिया, समझो चोरी कर लिया,
और फिर वो बंदा भी क्या करेगा, वो केमिकल फॉर्मूला यूज करके उस टाइप का टैबलेट बनाएगा और मेरा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तो जिस वजह से मेरे बिजनेस के लिए नुकसान हो जाएगा और मेरे को और मेरे बिजनेस के लिए नुकसान हो जाएगा। तो फिर उस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उनमें, आप लोग जो कुछ भी रिसर्च करके मैनेज करके, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, जहाँ पे इंसान अपना दिमाग का इस्तेमाल करके किसी चीज को क्रिएट करता है। तो ऐसी चीजों को आपको क्या करना है, कोर्ट में जाके इसका रजिस्ट्रेशन करा दें। पहले मैंने जिस केमिकल फॉर्मूले को इन्वेंट किया, आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जाके उसका क्या करा दो, रजिस्ट्रेशन करा दो। और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ये राइट मिल जाएगा कि कल को अगर कोई बंदा अगर आपका केमिकल फॉर्मूला चुरा के उस टाइप का प्रोडक्ट अगर बनाने के लिए जाएगा, तो मैं सीधा उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि उसके ऊपर राइट मेरा है, लाइसेंस मेरे को मिला है, कोर्ट ने मेरे को परमिशन दी है, क्योंकि आपने अपनी कड़ी मेहनत से आपने उस चीज को इन्वेंट किया करके। तो पेटेंट को भी अगर आप किसी को अगर बेचते हो, बोलो चलो ठीक है तू केमिकल फॉर्मूला यूज कर और बेच, और उसके साथ आप डील कर सकते हैं, नहीं आप तेरे को प्राइस इतना रखना पड़ेगा। ऐसा कर अगर हम लोग आपस में डिस्कस करके अगर ऐसा कुछ करेंगे, तो वो भी तो आपको पैसा कमा के देने वाले हैं। तो वो जो केमिकल फॉर्मूला है उसी को आप लोग क्या बोलोगे, पेटेंट बोलोगे। और पेटेंट असेट में क्यों आता है? क्योंकि वो आपको पैसा कमा के देने वाला है, इसलिए वो असेट्स में। नेक्स्ट लिखा है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब किसी चीज को कॉपी करने का आपको राइट मिलेगा। तो आपने सलमान खान की बहुत सारी पिक्चर देखी रहेगी, जैसे आप लोगों ने वांटेड पिक्चर देखा रहेगा, किक पिक्चर देखा रहेगा, रेडी पिक्चर देखा रहेगा। ये सारी की सारी आप लोगों ने जो पिक्चर देखी है, ये ऑलरेडी साउथ में बन चुकी थी, ऑलरेडी साउथ में बन चुकी। अब हम लोग बात ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब लोगो। जैसे कि ये कार है और इस कार पे लोगो लगा है समझो टाटा का, तो उसका गाड़ी का वैल्यू कितना हो गया, 10 लाख रुपए। मैंने वही लोगो हटा दिया और उस लोगो के ऊपर BMW कार का मैंने लोगो लगा दिया, तो अब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। मतलब ऐसी, मतलब ऐसा, मतलब आपने मार्केट में अपना ऐसा नाम बना के रखा अपने लोगों का, लोग लोगो देख के समझ में आ जाता है कि भाई मतलब इस प्रोडक्ट में कुछ तो दम रहे। मतलब लोगों टाटा का अगर लोगों ने लोगो देखा रहेगा तो उनको अलग फील आएगा, BMW कार का लोगो देखेंगे तो अलग, भले अंदर से कुछ भी कोई भी कंपनी का हो। तो लोगों के बेसिस पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, 2 पैसा कमा सकते हो। तो उसी को बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क भी आपको पैसा कमा के देगा, तो आपके बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स है। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री का मतलब मैंने पहले आपको बताया, सन्ड्री का मतलब होता है वेरियस, और डेटर का मतलब क्या होता है, कस्टमर। तो मार्केट में आपके बहुत सारे कस्टमर है, अपने उनको माल उधार पे बेच के रखे हैं। जैसे कि मैं किसी से माल अगर उधार पे ले सकता हूँ, तो मैं किसी को माल उधार पे बेच भी तो सकता हूँ। तो मैंने मार्केट में ऐसे 10-20 कस्टमर को उधार पे माल बेच के रखा है, और उन 10-20 कस्टमर से मुझे 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो मुझे कहीं से अगर मुझे पैसा मिलने वाला है, तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट। तो कस्टमर से जो मुझे पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर, तो मेरे बिजनेस के लिए असेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा बिल्स रिसीवेबल। जैसे कि मुझे किसी ने मेरे पे बिल बनाया, तो मुझे उस बिल का पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने कस्टमर के ऊपर बिल बनाया, तो कस्टमर को भी तो बिल का पैसा देना पड़ेगा। तो जब कस्टमर को मुझे बिल का पैसा मिलने वाला है, या कस्टमर मुझे बिल का पैसा देने वाला है, तो आप लोग उसको बोल सकते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब ही होता है बिल का पैसा आपको मिलेगा, और कहीं से भी अगर आपको पैसा मिलने वाला है, तो आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। इसलिए बिल्स रिसीवेबल असेट्स में है। नेक्स्ट लिखा है कैश इन हैंड। आपके पास इतना कैश पड़ा हुआ है, या फिर आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो कैश तो एक चीज हो गई, वो भी किसकी रहेगी, मेरी खुद की रहेगी। तो वो भी मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। ठीक है, और एक दो नाम जो मैं भूल चुका हूँ, मैं यहाँ भूल चुका मतलब यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। अभी जो यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जैसे कि मेरा मार्कर का बिजनेस है, और मैंने समझो कि पूरे साल भर में 10 लाख रुपए का मार्कर बेचा है, और 2 लाख रुपए का मार्कर मेरे पास बच गया। तो जो मेरे पास 2 लाख रुपए का जो मार्कर बच गया है, तो मेरे बिजनेस के लिए वो असेट्स होता है, और उसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको मैं असेट्स में रिकॉर्ड करूँ। क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचा हुआ स्टॉक आपके पास। जो बचा हुआ स्टॉक रहेगा वो किसका रहेगा, ऑफकोर्स मेरा रहेगा, मेरी खुद की चीज रहेगी। और जो आपकी खुद की चीज रहेगी, आप इसको क्या बोलते हो, असेट बोलते हो, इसलिए वो असेट्स में है। फिर उसके बाद आप लोग ऐसे याद रखो, प्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा अपोजिट नेम होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका असेट्स है। मतलब असेट्स कैसे होगा, प्रीपेड एक्सपेंस असेट कैसे होगा, तो आप लोग सिंपल सा याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट में उस पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस आएगा, P&L में भी उस पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस आएगा, और जो बैलेंस शीट होता है वहां पे अपन कुछ भी अपना कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो लाइबिलिटीज में नहीं आ सकता है, वो असेट में आएगा, क्योंकि मैंने कोई चीज एडवांस में देके रखा है किसी चीज को। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज में आता है, तो कर्जा तो नहीं हो सकता।
इसलिए आपको हमेशा क्या याद रखना है, उसको असेट में रिकॉर्ड करना है। तो अपोजिट याद रखो, तो आपको ऐसा याद रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज में आएगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस किधर आएगा, असेट्स में। अगर इसमें और एक नाम अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब जैसे आपको बच्चे को ट्यूशन फीस मिलना बाकी है, कस्टमर से आपको पैसा मिलना बाकी है, या आपने किसी को लोन पे पैसा दिया तो उससे कुछ पैसा मिलना बाकी है। तो कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आने वाला है, कहीं से भी आपके पास इनकम आने वाला है जो अब तक मिला नहीं है, ऐसा आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। और आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा कहाँ पे आएगा, असेट में आएगा।